स्पर्शरेखाओं के बारे में परिभाषा ये तो अपन ने जो पिछला चैप्टर था उसमें पढ़ा था। आज का जो चैप्टर है उसमें अपन ने वर्ग की स्पर्शरेखाओं के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। तो ये स्पर्शरेखाओं के बारे में अपन ने क्या पढ़ी थी परिभाषा कि वह रेखा जो वर्ग के एक बिंदु से होकर गुजरती है, वह रेखा जो वर्ग के एक बिंदु से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये जो आप देख रहे हो रेखा, जैसे एक भी रेखा है वो वर्ग पर स्थित एक बिंदु P है, अब P से होकर ये गुजरी है, तो इसको क्या कहोगे? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा किसे कहेंगे? वह रेखा जो वर्ग पर स्थित एक बिंदु से होकर गुजरती है या वर्ग के किसी बिंदु पर छूती हुई गुजरती है, वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। अब ये रेखा अगर यहाँ से गुजरी तो वो क्या कहलाएगी? इसकी छेदक रेखा कहलाएगी, छेद रेखा। अगर ये बाहर है तो वो क्या हो जाएगी? इसकी बाह्य रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाह्य रेखा हो जाएगी। तो अब इसमें अपन ये देखते हैं कि वर्ग की जो है स्पर्श रेखा है वो उस पर जो जितने बिंदु होते हैं यानी कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वर्ग पर। तो जैसे आपने ये देखा कि वर्ग पर ये एक बिंदु था, उससे एक स्पर्श रेखा खींची गई। ऐसे वर्ग पर अपन देखते हैं कि हाँ अनंत बिंदु है, ये है अनंत बिंदु होते हैं, क्योंकि अपन परिभाषा वर्ग में पढ़ी थी कि किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद वर्ग कहलाता है। तो इस पर असंख्य बिंदु हैं, असंख्य बिंदु तो जितने उस पर बिंदु है उतनी उस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे यहाँ इस पर खींची तो ये रेखा होगी, इस पर खींची तो ये स्पर्श रेखा होगी, ऐसे कहीं भी अपन खींचे हैं तो जितने बिंदु है उतनी उसकी स्पर्श रेखा हो जाती है। तो आपसे ये पूछा जाए कि वर्ग पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी वर्ग पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप क्या कहोगे कि वर्ग पर असंख्य बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, तो असंख्य ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वर्ग पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वर्ग पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी बात को आपको पूछा जाए कि वर्ग के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी बिंदु पर यहाँ एक बिंदु का निर्धारण किया तो वर्ग पर किसी बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे आप खींच रहे हैं यहाँ ये खींची, आप इसको थोड़ा सा तिरछा किया तो वो क्या हुई? वर्ग की छेद रेखा। तो वर्ग पर तो सिर्फ वर्ग के किसी बिंदु पर तो एक स्पर्श रेखा खींचाएगी। आप पूछे वर्ग पर कितनी खींची जाएगी, तो वर्ग पर कितनी खींची जाएगी? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। अब आपको पूछ दिया जाए वर्ग के अंदर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वर्ग के अंदर कोई बिंदु है उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती, क्योंकि जैसे उस बिंदु को आप लोगे, जैसे यहाँ बिंदु है इससे स्पर्श रेखा खींचोगे, ऐसे रेखा घुराओगे, वो क्या बन जाएगी? एक छेदक रेखा। आपको तीसरी बात क्या पूछी जा सकती है कि वर्ग के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वर्ग के अंदर स्थित बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसे यहाँ बिंदु है, अब इससे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, अतः इससे गुजरती कोई रेखा खींचनी है, तो वो रेखा कौन सी खींची जाएगी? छेदक रेखा खींची जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। अब ये बात आपको इसे वर्ग के बाहर ले लें, जैसे यहाँ ले लिए बिंदु, अब इससे पूछे कि वर्ग के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाहर अपन खींचे हैं यहाँ से तो एक रेखा ये खींच दी, ऐसे दो से ये खींच दी। अब ये दोनों छुट्टी हुई खींची जा रही हैं तो कितनी होगी? जैसे इस साथ में खींचेंगे तो छेदक रेखा बन जाएगी। तो वर्ग के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वर्ग के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब आपको तीन या पॉइंट हो गए, पहला 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या हुआ कि वर्ग पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वर्ग पर स्थित बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब आपको कहता है वर्ग पर स्थित बिंदुओं से, बिंदु क्या कह दिया? बिंदुओं से, तो बिंदुओं में ज्यादा दे दी तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उससे कितनी खींची जाएगी? जितने बिंदु होंगे उतनी ही स्पर्श रेखाएं अर्थात अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला पॉइंट है वर्ग के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती। वर्ग के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इनसे संबंधित अपन है वर्ग से संबंधित कुछ बातों को या
सिद्ध करके देखेंगे। तो सिद्ध करके देखने से पहले हमें कुछ पूर्व की बातों का अध्ययन करना होगा। और वो पूरी बात आपने कुछ पूरे गणित के प्रमेय वो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। और मैं जो सबसे पहले हमने 9th क्लास में पढ़ा था वो एक था सवांग समता। तो ये सवांग समता है हमारे ऐसे अध्याय में काम आएगी। 10th क्लास में कई ऐसे अभ्यास होंगे जो सवांग समता का प्रयोग वहां करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि सवांग समता किसे कहते हैं। सवांग समता किसे कहते हैं? तो ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका आकार और रूप समान हो। ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका आकार और रूप समान हो वे क्या कहलाती हैं? सवांग सम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे ये समबाहु त्रिभुज ले लिया अपन जिसकी भुजाग्री है 4 सेमी, जिसका नाम ABC है। दूसरा ऐसा ही समबाहु त्रिभुज दूसरा ले लिया जिसकी भुजा दूसरा जिसका नाम है PQR, क्या नाम है? PQR, और उसकी भुजा भी क्या है? 4 सेमी। इसे वो 4 सेमी है। अतः अपन क्या कह रहे हैं? ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका आकार और क्या हो? रूप समान हो। आकार का मतलब आकार में सब आ जाता है, उसका क्षेत्रफल है, उसका परिमाप है, उसका घनत्व है, कोई भी चीज जो भी है उसकी वो सब समान हो। और रूप यानी रूप का मतलब उसको देखने से भी वो समान दिखते हो। देखने से क्या दिखते हो? समान दिखते हो। तो क्या कहलाती है? सवांग सम कहलाती है। क्या करेंगे उसको? और आकृतियां इसको कोई सवांग समता कहते हैं। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ जो त्रिभुज ABC है, यहाँ त्रिभुज PQR है, उसकी सब भुजाएं ये 4 सेमी, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ऐसे यहाँ जो कोण होंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, तो इसका क्या होगा? प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो इनको क्या कहेंगे अपन? सवांग समता कहते हैं। आपको पूछा जाए सवांग समता किसे कहते हैं? इसे बताओगे? ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका आकार और रूप समान हो वे सवांग सम कहलाते हैं। इस आकृतियों जिनको क्या कहते हैं? सवांग सम कहते हैं। यानी जो कहे वो कहते हैं क्या सवांग सम कहलाएगी। और आकृतियों इस गुण को ही सवांग समता कहते हैं। सवांग समता किसे कहेंगे? ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका आकार और रूप दोनों समान हो वे क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। और आकृतियों के इसको क्या कहते हैं? अपन सवांग समता कहते हैं। अर्थात सवांग समता ज्यादा आपको तात्पर्य समझना है कि वो बराबर आकृतियां हो। अब बराबर में सब तरीके से रूप में भी समान हो, आयतन में भी समान हो, क्षेत्रफल में भी समान हो, परिमाप में भी समान हो, और जो आपका रूप दिख रहा है वो भी समान हो, तो वे क्या कहलाएगी? सवांग समता कहलाती है। ऐसा सजीवों में होना बहुत ही कम है। ये निर्जीवों में तो जैसे अपन यहाँ त्रिभुज बना लिए वो सवांग समता दिख रही है, लेकिन सजीवों में कोई भी दो आकृति एक समान आपको मुश्किल मिलती है। तो निर्जीवों में ऐसा होता है, लेकिन सजीवों में ऐसा नहीं होता है। अब ऐसे जैसे वर्त की बात करें तो ऐसा एक वर्त जैसे 3 सेमी त्रिज्या का ये वर्त है, ऐसा अगर 3 सेमी त्रिज्या दूसरा और कोई वर्त है तो वो दोनों वर्त सवांग सम होंगे। ऐसे रेखाखंड की बात करें दो रेखाखंड समान लंबाई की है वो सवांग सम होंगी। ऐसे ही आयतों की बात करें जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो तो वो आयत सवांग सम होंगे। ऐसे वर्गों की बात करें जिनमें वर्ग है कि भुजा समान है, समान से भुजा का दो वर्ग देके तो वो दोनों कैसे होंगे? सवांग सम होंगे। अब इसे सवांग सम है या नहीं इसकी अपन है कोई त्रिभुजों की सवांग समता अपन है इसमें पढ़े थे 9th क्लास में, नहीं पढ़े थे, या उसकी कसौटियां पढ़ी थी, या उसके गुणधर्म पढ़े थे। अब वो गुणधर्म कितने थे? 4 थे। अर्थात त्रिभुजों की सवांग समता के जो गुणधर्म है या जो नियम थे वो कितने थे? 4 थे। 4 में जो पहला नियम था वो क्या था? भुजा भुजा नियम। भुजा भुजा नियम ये था। तो भुजा भुजा नियम क्या था? उसमें अपन ने उसमें बारीकी से ये सिद्ध करके तक देखा था अपन। तो भुजा भुजा नियम किसको बोलते हैं? ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सवांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे? ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं पर ये 4 सेमी ले ली, ये 5 सेमी ले ली, ये 4.5 ले ली। इसमें ये भी वो 4 सेमी है, ये 5 सेमी है, ये 4.5 सेमी।
तो क्या कह रहे हैं, भुजालजा नियम क्या करेगा, जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान हो, अर्थात की लंबाई कैसी हो, समान हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसमता के इस गुण को क्या कहते हैं अपने, भुजा नियम कहते हैं। तो पहला जो नियम क्या था, जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और उनको सर्वांगसमता का अपन कैसे ज्योतिर् का प्रयोग करते हुए कैसे करते थे, त्रिभुज PQR, और सर्वांगसमता क्या होता था, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC। अब इसका तात्पर्य से लिखने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो भी सत्य हैं या जो कथन है वो सब बराबर है, सब बराबर में कौन सा होगा कि PQ है वो AB के बराबर है, QR है वो BC के बराबर है, और PR या RP है, PR है वो AC के बराबर है। ऐसे कोण जो P है वो कोण A के बराबर है, कोण Q है वो कोण B के बराबर है, कोण जो R है वो कोण C के बराबर है। ये सारे जो कथन होंगे वो सब में सत्य होंगे। तो ये जो पहला नियम था। जो दूसरा नियम था वो क्या था, भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम, अर्थात दूसरा जो गुणधर्म कौन सा था, भुजा कोण भुजा नियम का गुणधर्म था। उसमें क्या था कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बराबर हो तथा उनके बीच का कोण, जैसे यहाँ ये 40 डिग्री है तो यहाँ ये भी 40 डिग्री होगा, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो दूसरा क्या नियम है कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बराबर हो तथा उनके बीच का कोण, तथा उनके बीच का कोण कैसा हो, समान हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और त्रिभुजों के इस गुण को क्या कहेंगे अपने, भुजा कोण भुजा नियम कहेंगे। क्या हो गया कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बराबर हो तथा जिनके बीच का कोण ऐसा हो, बराबर हो या समान हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और त्रिभुजों के इस सर्वांगसमता के उनको क्या कहेंगे अपन, भुजा कोण भुजा नियम। अतः ऐसी स्थिति होगी तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तीसरा जो था वो क्या था, कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम। और ये क्या था कि जब दो त्रिभुजों में, जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो, जैसे यहाँ पर ले लिया कि ये 50 डिग्री का है, यहाँ भी एक है 50 डिग्री का है, तो जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तथा जिस भुजा पर ये कोण बने हुए हो, जिस भुजा पर ये कोण बने हुए हो वो भुजा भी समान माप की हो, अर्थात जिस भुजा पर ये कोण अंतरिक्ष कर रहे हो वो भुजा भी समान हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और इसी दो गुणों का समास को कहेंगे माने भुजा कोण भुजा नियम। तो क्या है, तो तीसरा नियम है कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तथा ये कोण जिस भुजा पर बने हुए हो, जैसे यहाँ किसको बने हैं, QR पर बने हैं, यहाँ किसको बने हैं, BC पर बने हुए, वो भुजा भी समान माप की हो, वो भुजा भी समान माप की हो, तो दोनों त्रिभुज के नाम से होंगे, सर्वांगसम होंगे। और ये सर्वांगसमता का नियम कोण भुजा कोण नियम कहलाता है। तो तीसरा नियम क्या हो गया, कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम किसको कहेंगे कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तथा जिस भुजा पर ये कोण बने हुए हो वो भुजा भी समान माप की हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब अगला जो नियम है वो सिर्फ चौथा जो नियम है वो सभी त्रिभुजों के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए, संपूर्ण त्रिभुजों के लिए। वो क्या है, कर्ण भुजा नियम, कर्ण भुजा नियम, या पूरा इसको कहें तो संपूर्ण कर्ण भुजा नियम, संपूर्ण
उसमें जो त्रिभुज होंगे वो सिर्फ समकोण त्रिभुज होंगे, किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं होगा। वो कौन से होंगे? वो समकोण त्रिभुज ही होंगे। तो समकोण त्रिभुजों में जैसे एक ये हो गया, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, दूसरा ये हो गया समकोण त्रिभुज पीक्यूआर, क्या हो गया? पीक्यूआर। और इनमें दोनों में जो समकोण है वो ये है, समकोण है 90 डिग्री का है। अब ये इनका एक तो कर्ण वर्ग समान, जैसे ये 5 सेमी है, ये भी है 5 सेमी है। अब आगे वाला आधार और कर्ण में से कौन सा, आधार और में से कौन सा एक बराबर हो जाता है? ये 4 सेमी है, ये 4 सेमी। तो क्या हो गया? तो ये कर्ण नियम क्या कहलाता है? जब दो समकोण त्रिभुजों में, जब दो समकोण, यहाँ कोई त्रिभुज का नाम है निश्चित, किसका? समकोण त्रिभुज है। जो त्रिभुज है वो भुजाओं के आधार 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के यानी कोणों के आधार 3 प्रकार के होते हैं। और 5वें ये लागू नहीं होता है। जो 6 प्रकार के उनमें 5वें लागू नहीं होता है। किसमें होगा? ये समकोण त्रिभुजों में लागू होगा। और समकोण त्रिभुजों में क्या होगा कि जब दो समकोण त्रिभुजों में, जब दो समकोण त्रिभुजों में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समान हो, तो दोनों समकोण त्रिभुज समांतर होंगे। और ये समांतरता का नियम क्या कहलाएगा? कर्ण भुजा नियम कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में आरएचएस से बोलते हैं। तो समझे क्या कहेंगे कि ये नियम है जो किस लागू होगा? किस लागू होगा? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुजों में। बाकी जो अपन 3 नियम पढ़े वो समूह में लागू होगा। दोनों कोण में भी लगेंगे, यानी अधिकोण में भी लगेंगे, समकोण में भी लगेंगे, फिर समबाहु में भी लगेंगे, विषमबाहु में भी लगेंगे और समद्विबाहु में भी लगेंगे। ना वो जो नियम थे 3 वो सब में लगेंगे, लेकिन ये किस लगेगा? सिर्फ और सिर्फ इसमें लगेगा, यानी समकोण त्रिभुजों में ही लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। तो ये